अस्सलाम वालेकुम। हिजर के आंसू पार्ट 21 में आप सबका वेलकम है। नोवेल रीड करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। कमरे से बाहर निकलते ही उसने सीने से घुटी घुटी सांस खारिज की और सुर्ख भीगती पलकें ज़ोर से मली, लेकिन बेसूद वो वहीं रेलिंग से कुछ फासले पे खड़ी होती गहरे लंबे सांस लेने लगी और अबोल अबल के बहते बहुत से आंसुओं का गोला हलक में उतारा कि वो इस वक्त किसी के सवालों के मिजाज ना थी। क्या हुआ? ज़ावियर को इतना हाइपर क्यों था? जो ही वो नीचे पहुंची तो अब्बास अंकल ने पहली फुर्सत में ही उससे पूछा। वो उन्हें जवाब देने लगे जब उसकी निगाह भटकी कि उसका मुलाजिम बहुत फुर्ती से सीढ़ियों की तरफ बढ़ रहा था। कुछ नहीं, वो बस उनकी फ़ाइल मिस हो गई थी। उसने बामुश्किल बात संभाली जबकि मिसेस अब्बास बहुत गौर से उसका सुर्ख चेहरा आंखें तक रही थी और वो उन दोनों मियाँ बीवी की खोजती निगाहों से बचने के लिए चेहरा आमलेट की प्लेट पे किसी हद तक झुका गई। 5 मिनट बाद वो सीढ़ियों तक उतरता दिखाई दिया। उसके अंदाज बहुत दरिश्त और उजलत बड़ा था। वो सलाम करता वहाँ से निकलने लगा जब मिसेस अब्बास बोल उठी, बेटा नाश्ता तो कर लो। उनकी बात पे उसकी कुशादा पेशानी पे उस अनगिनत बल पड़ गए, लेकिन वो मुड़े बगैर बोला जबकि उसका मुलाजिम उसके पास से उसका ब्रीफकेस और कोट उठाए निकल गया। मुझे जल्दी पहुंचना है कहीं। वो किसी की सुने बगैर कदम उठा गया। जब जाओ बेटा, ज़ावियर को सी ऑफ कराओ। इस सिचुएशन में अब्बास अंकल के इस हुक्म पे उसके गले को फंदा सा लगा जबकि उसका उठता कदम टटका, लेकिन वो बेनियाजी से इग्नोर करता बाहर की जानिब बढ़ा और वो मुर्दा से घसीटते कदम उठाती उनकी जानिब फीकी मुस्कान उछालती उसके पीछे लपकी। वो कुछ लम्हे उनके दरमियान में बीत चुका था। उसके बाद ऐसी फॉर्मेलिटीज़ गोया तख्तादार पे लटकाने के मुतरादफ था, लेकिन वो आहिस्ता से चलती खारिज दरवाजे तक पहुंची जबकि उससे बेनियाजी वो शख्स तब तक अपनी गाड़ी तक पहुंच चुका था। और ये बात वो जानती थी कि वो शख्स अना की कैद का बहुत बेरहम परिंदा था कि जब भी वो अना के पिंजरे में जाता तो तब सबसे बेनियाज और बेरहम हो जाता था। बावर्दी ड्राइवर गाड़ी पोर्टिको से निकाल रहा था जबकि वो स्याह ग्लासेस आंखों पे चढ़ाते गाड़ी में बैठ रहा था, जबकि उसके पीछे गार्ड्स की गाड़ी तैयार खड़ी उनके निकलने के इंतज़ार में थी। उसने चोर निगाह उठा के देखा तो उसके निकाले हुए ड्रेस की बजाय दूसरे ड्रेस में मलबूस था। उसकी मौजूदगी से अक्सर बेनियाजी बरतता वो शख्स गाड़ी में बैठता अपने गार्ड के हमरा व्हीकल गेट से बाहर निकलता चला गया, जबकि वो वहीं दिल में बढ़ते दर्द के साथ खड़ी गेट को तकती रही। ये सब तो उससे पूरी ज़िंदगी बर्दाश्त करना था, लेकिन अनचाहे रिश्तों और लोगों के बीच रहते मरवते निभाते वो आदमी हो जाती थी। वो बेबहर चाहे वापस आ चुका था, लेकिन वो मर के भी वापस जाने के अहल ना थी। मगर अपने शोहर की लगाई गई लफ्ज़ों की आती ज़िंदगी से उसकी अंदर तलखी और दर्द के वो भांचड़ जला दिए कि वो सब कहती चली गई। वो कभी भी कहने के रवादा ना हो सकी। वो बेरहमी से सोचती हुई ढीले ढाले कदमों से वापस को होली। कौन खाता है दूसरा धोखा, किसे होती है तीसरी मोहब्बत। शिद्दत इश्क के बावजूद तल्लुक सिर्फ चुपका है। एक बात तो बताओ ज़री, वो जो करवट बदले लेटी मोबाइल की स्क्रीन पे नज़रें जमाए हुए थी, राबील की आवाज़ पे चौंकी, लेकिन दूसरे ही पल उसके अंदर नागवारियत और मज़ाहमत की शदीद लहर दौड़ी। लेकिन वो चुपचाप लेटी रही जबकि स्क्रीन को देखती आंखों के गोशे भीगने लगे थे। राबील ने इस खामोशी पे नीम मध्यम सी रोशनी पे गहरे सब्ज़ रंग के कपड़े पहने लेटी ज़री की पुष्ट को देखा जो 1.5 हफ्ता हो गया था उससे कलाम करने की रवादार ना थी, बल्कि पूरे घर में ही उसकी चहकारें बंद थी। गैरों में बढ़ती रही तेरी गुफ्तगू की चाशनी, तेरी आवाज़ जिनका रिस्क थी वो फाकों से मर गए। टॉप बार पे ब्लिंक करता ऑनलाइन दिल का दर्द बढ़ा रहा था तो आंखों के गोशे बददस्तूर भीगते चले गए। ज़री अब के इसने कंधे पे हाथ धड़ा तो उसने हल्का सा ओह किया, लेकिन रुख ना बदला कि वो जिस कैफियत में थी अपनी बहन का चेहरा भी नहीं देखना चाहती थी। उसने ऐसा क्यों किया, और अगर किया है तो इतनी बेतकल्फ़ी के बाद उसकी नौबत क्यों आई। उसके सवाल सुन के उसका दिल डूबा, लेकिन वो दूसरे ही लम्हे उसका दिल किया कि वो ज़ोर ज़ोर से कहके लगाए। उसके सवालों ने न जाने कौन कौन से ज़ख्म अधेड़ दिए थे। उसका दिल
कर ला रहा था और इसका दिल चाहा वो इस शख्स का गिरेबान झंझोड़ के इन सवालों के जवाब उससे पूछे जो उससे पूछे जा रहे थे। उसका दिल चाहा कि वो उससे पूछे, क्यों मुझे ऐसे मुकाम पे ला छोड़ा है जब सबके सवालों का सामना करने को मैं अकेली रह गई। वो सबकी नज़रों में कुछ ना करके भी गुनहगार ठहर चुकी थी। उसकी फैमिली की हर औरत उसे ही निशाना बना रही थी कि उसकी ही किसी गलती के बायस वो उसे धत्कार चुका था, जबकि वो जानती थी उसकी फाश गलती उससे किया जाने वाला इश्क था, उसकी तलब में अपना आदी बना लेना था। लेकिन वो कुछ भी करने से कासिर थी कि वो उस शख्स के सामने अपनी ज़ात भूल जाती थी। इससे सवाल किस बिना पे करती कि सारा कसूर ही इसका था। तुमने जवाब नहीं दिया ज़री। राबील की दोबारा आवाज़ उसे सोचों के भंवर से निकालती बाहर पटक चुकी थी। ऐसा कहत पड़ा तेरे अलविदा से, गुफ्तगू लफ्ज़ों की भूख से मर गई। मुझे नहीं पता कि ऐसा क्यों हुआ, उसने सर्द अंदाज में कहा, जबकि निगाह उनकी तस्वीरों पे जा टिकी जो उसने अभी सेंड की थी कि उसके बकौल वो अभी भी इससे बतौर कज़न हर बात शेयर करता था बिना उसके जज्बात की परवाह किए। लेकिन ऐसा कैसा हो गया कि इतनी बेतकल्फ़ी के बायस ये सब हुआ? क्यों? वो सवालों के लिए छोड़ गया। उसने ज़ोर देते दोबारा पूछा तो वो फट पड़ी। मुझे कुछ नहीं है पता, आप मेहरबानी करके इसे खुद जाके पूछ लें। उसकी आंखों से आंसू एक कतार में गिरते चले गए, जबकि अंदाज बिछड़ा हुआ था। वो शायद इसकी तस्वीरों को देख के अंदर लगी आग को मिटाने की कोशिश करने लगी थी। रिलैक्स हो जाओ और सो जाओ। वो और उसका ऐसा बिछड़ा अंदाज जो बेबसी से भरा हुआ था देखती उसे तसल्ली देती बोली, जबकि वो हारे हुए अंदाज में लेट गई और बहुत से आंसू आंखों से निकलते बालों में जज़ब हो रहे थे, जबकि निगाहों में वही दोनों गर्दिश कर रहे थे और दिल का दर्द फटता जा रहा था। वो बेहिसी सोचों में डोलती न जाने रात के किस पहर नींद की वादी में उतरी। आप थोड़ा तैयार रहा करें बच्चे। वो यूनी से वापस आके कुछ देर फ्रेश होने के बाद जब नीचे आई तो तब तक अब्बास अंकल वापस आ चुके थे और आरामदार ट्राउज़र शर्ट में मलबूस चाय पी रहे थे। उसने वक्त देखा तो शाम के 7 बज रहे थे। वो उन्हें सलाम करती उनके पास बैठ गई और हल्की पुल्की गुफ्तगू करने लगी। जब उन्होंने अचानक कहा तो वो बुखला गई। जी अंकल। वो उनकी बात पे फ़कत इतना ही कह पाई, आपकी तो शादी को इतना ज़्यादा अरसा भी नहीं हुआ और आप बिल्कुल डल लगती हैं, कोई तैयारी नहीं। वो अपनी बीवी की बहू से लापरवाही देखते अफसोस करते उसे बोले। उन्हें अफसोस भी हो रहा था कि ये सब कहना उनकी बीवी का फ़र्ज़ था, लेकिन वो तो जैसे उसके वजूद से थी ही गाफिल, इसलिए ना चाहते हुए भी वो उसे टोक गए। वो अब्बास हाउस की बहू थी और इस चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए था। वो बस मेरा दिल नहीं चाहता। वो फीकी सी मुस्कुराहट होंठों पे सजाती बोली और आंखों की पतलियों पे गहरे रंग जलमाने लगी। मेहंदी, चूड़ियाँ और गजरे मुझसे निस्बत थी उनकी। दुख, मातम, रोग तेरे हिजर के तोहफे हैं। नहीं, आप अपना दिल बनाए ना, अच्छा सा रेडी हुआ करें और ज्वेलरी पहना करें। वो उसे नरमी से बोले तो वो सर हिलाती कुछ लम्हे बाद उठ गई और इस वक्त उसे तन्हाई की अशद ज़रूरत थी। वो आहिस्ता से कदम उठाती कमरे की जानिब जा रही थी, जबकि जहन के पर्दे पे बहुत से मंजर नमूदार हो रहे थे। झलमलाते रंग, हरे और पीले रंग की चूड़ियाँ, मेहंदी की दिलकश खुशबू। उसने थके अंदाज में कमरे का दरवाज़ा खोला और अंदर दाखिल हुई। तुमने फिर मेहंदी लगवाई चुड़ैल? वो झंझलाते हुए अंदाज में बोलता उसे खिलखिलाने पे मजबूर कर गया। हाँ, क्योंकि मुझे पता है ना कि तुम्हें इसकी खुशबू कितनी पसंद है। वो दबी दबी मुस्कुराहट के साथ बोली तो वो तब उठा। मुझे बिल्कुल भी इसकी खुशबू पसंद नहीं है, इसलिए आइंदा ये लगा के मेरे सामने ना आना। वो उसके मेहंदी से सजे खूबसूरत सफ़ेद मुई हाथों को नापसंदीदगी से देखते बोला, खबरदार जो मेहंदी को नापसंद किया। मुझे मेहंदी बहुत पसंद है और मैं अपने हाथों से बिल्कुल भी मिटने नहीं दूंगी। वो धमकी देने वाले अंदाज में बोलती अपने मेहंदी से सजे हाथ उसकी नाक के नज़दीक करती बोली तो उसने फ़ौरन नाक चढ़ाते मुंह बड़े किया। मार खाओगी तुम मुझसे। उसने मसनूई अंदाज में
डपते हुए कहा तो वो चेहरा पीछे को फेंकती खिल के हंस दी। तो उसका ऐसा मनमौजी अंदाज देखते उसके जज्बात में उभार सा आया। तुम मेरी खुशी का ख्याल कर लेना और मैं तुम्हारी खुशी के लिए तुम्हारे हाथों को मेहंदी से खाली नहीं होने दूंगा। उसने उसके हाथ दोनों हाथों में थामते हुए गहरे अंदाज में कहा तो वो पल भर में बौखला उठी। उसके आंसू उसकी फैली हुई हथेलियों पे गिरते चले गए, जबकि निगाहें अपनी हथेलियों पे मरकूज न जाने क्या कुछ खोज रही थी। कमरे का दरवाज़ा खुला, लेकिन वो दिमागी तौर पे यादों की वादियों में इस कदर खोई थी कि उसकी आमद से अनजान थी। जबकि आंसू सफ़ेद गालों पे मोतियों की तरह बिखरते फैली हुई हथेलियों पे बिखरते जा रहे थे। ना वो चिल्लाई, लेकिन उसके हाथ तब तक पकड़ चुका था।